गुड मॉर्निंग। और आज ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का पार्ट 2 और ये स्नातक के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 12th के लेवल के ऊपर है। खैर, तो वैश्वीकरण को पहले दिन पढ़े कि वैश्वीकरण क्या है, तो उसके बारे में जाने कि वैश्वीकरण के कितने आयाम हैं, उसकी परिभाषा क्या है, किन किन लोगों ने परिभाषा दी है। और भी लोगों ने परिभाषा दिया, लेकिन आपको मैंने 2-3 जैसे आईएमएफ का परिभाषा बताया था, एक अपना व्यक्तिगत बताया था और एक एंथनी जी का बताया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण के कोर एलिमेंट्स क्या हैं, इसके मुख्य तत्व क्या हैं। तो बहुत सारे तत्व हैं जिसमें मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही, प्रवाह, तकनीक और सूचना का वैश्विक संग्रह, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, मल्टीनेशनल कंपनी जो है बहुत सारे बढ़ रहे हैं और इनका विस्तार हो रहा है, वैश्विक संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। तो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक को टच करेंगे और यह खत्म नहीं होगा, पार्ट 3 तक जाएगा। लेकिन आज क्या है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैश्वीकरण का सिद्धांत क्या है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। ठीक, तो सबसे पहले है इसका लिबरल व्यू, उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण की जो परिभाषा है अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दी है और डेविड रिकॉर्डो ने दी है। यानी कि वैश्वीकरण का जो उदारवादी व्यू है, उदारवादी दृष्टिकोण है, इसके बारे में एडम स्मिथ का सिद्धांत जिन्होंने दिया था और डेविड रिकॉर्डो, ये 2 महान अर्थशास्त्रियों ने दिया है। नाम से ही पता चल रहा है, उदारवाद, लिबरल, तो ये इंडिकेशन पूंजीवाद की ओर है। आई थिंक आपको इसमें कोई संदेश तो नहीं होगा। दूसरा है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद जो है नौ उपनिवेशवाद जो है इसको शोषण का रूप दिखता है और ये फैक्ट भी है। नौ उपनिवेशवाद क्या, उपनिवेशवाद क्या था, डायरेक्ट गुलाम। नौ उपनिवेशवाद इट मींस वैचारिक रूप से गुलाम या आर्थिक गुलाम आप कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि निर्भरता का सिद्धांत। तो निर्भरता का सिद्धांत ये बताता है कि जो भी विकासशील देश हैं, डेवलपमेंट के कंडीशन में जो कंट्री है, वो डेवलप कंट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जो भी विकासशील देश हैं वो विकसित देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। आप एग्जाम्पल के लिए इंडिया को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, भूटान को ले लो, श्रीलंका को ले लो, म्यांमार को ले लो, बहुत सारे जो आप नैप वाले सभी कंट्री ले सकते हो। नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो 116 देश करंट में है, सभी लोग की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं विकसित देशों के साथ है। आज देखते हो ट्रम्प घर में बैठे बैठे भारत को धमकाते रहता है, 500% टैरिफ कर देंगे। इंडिया वार अपने मन से रोकता है, ट्रम्प अनाउंस करता है कि वार हम रुकवा। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, यानी कि वैश्वीकरण के मुख्य सिद्धांत में आए। अब इसका फेज वाइज हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला फेज जो है वो रहा 1870 से लेके 1914 तक। इसमें क्या हुआ कि जब वैश्विक तौर पर आर्थिक मंदी आई, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिकल डंपिंग हुआ, उस कंडीशन में औद्योगिक क्रांति, उद्योग लगे, फैक्ट्रियां लगी। और औद्योगिक क्रांति कहाँ सबको पता है, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ। तो इसका मतलब है कि यूरोपीय व्यापार में विस्तार। तो पहला फेज है जो वैश्वीकरण की शुरुआती चरण मानी जाती है। यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1870 के आसपास हुई, जब वैश्विक तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे काफी बुरे हालात से दुनिया गुजर रही थी। तब यह महसूस हुआ कि फैक्ट्रीज लगने चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, और इसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति या यूरोपीय व्यापार का विस्तार। बिजनेस में काफी विस्तार किया गया और ये फेज 1। तो फेज 1 का पीरियड कौन सा है, 1870 से लेके 1914, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। क्लियर है। सेकेंड फेज शुरू होता है 1945, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये थोड़ा सा
ब्रेकआउट होता है, थम जाता है। एक सॉन्ग था ना, थम के बरस, तो यहाँ पे व्यापार थम के बरसता है और ये ब्रेकआउट होता है। तो सेकंड फेज जो होता है 1945 और ये चलता है 1990 तक, यानी कि आप इसको कह सकते हो कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध का दौर में दूसरा चरण इसका शुरू होता है और इसमें बर्टन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जिसका स्थापना 1944 में हुआ और गैट जिसका स्थापना 47 में माना जाता है लेकिन लागू 48 में हुआ। तो बर्टन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई और इसके स्थापना का जो टाइम पीरियड है 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक थी। एक समिट चला था, मीटिंग चला था और इस कॉन्फ्रेंस के इस मीटिंग में 44 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए, 44 देश शामिल हुए और कॉन्फ्रेंस कब चला था? 24 देश शामिल हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, 44 देश शामिल हुए, 44 देश शामिल हुए और ये 1 जुलाई से 22 जुलाई तक चला। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना होता है। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड बैंक का स्थापना होता है और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है और $35 इक्वल टू पर ऑन्स डिसाइड किया जाता है। और यही कारण है कि आज भी रुपया या दुनिया का किसी भी करेंसी का वैल्यू डॉलर के साथ मेजर किया जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि इंडियन रुपये को हम लोग डॉलर से कंपेयर क्यों करते हैं, यूरोपीय मुद्रा यूरो के साथ क्यों नहीं करते हैं, या किसी अन्य देश के रूस की मुद्रा रूबल के साथ क्यों नहीं करते हैं। तो दैट्स द रीजन, यही रीजन है जिसके चलते डॉलर के साथ ही दुनिया की सभी मुद्राएं कंपेयर होंगी और ये 44 देशों के कॉन्फ्रेंस में ही डिसाइड हो गया था 1944 में। तो समिट डेट क्लियर हो गया। इससे निकला कौन कौन सा चीज, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये भी क्लियर हो गया। डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया, ये क्लियर हो गया। और $35 पर ऑन्स इसका प्राइस रखा गया। 1 ऑन्स बराबर $35, यानी कि सोने की कीमत से ही डिसाइड होगा। ठीक है, जिसके पास ज्यादा सोना है वो ज्यादा अमीर है। यानी कि अगर आपके यहाँ सोने का कीमत बढ़ रहा है तो एक अच्छा, हाँ समझिए, सानिया जी के पास ज्यादा सोना है ना? नहीं, ये गलत आता है। नहीं ये सब गला में सोने का चिन्ह। चलिए खैर आगे बढ़े। तो ये आपका क्या हो गया? बर्टन वुड्स इंस्टीट्यूशंस 1944। कोई कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद है गैट, जिसको वर्तमान में हम लोग बोलते हैं WTO। गैट का ही उत्तराधिकारी है, डेवलप्ड रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गैट का स्थापना होता है 1947 में, लेकिन ये वर्किंग होता है 1948 और इसमें स्टार्टिंग में 23rd कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, 23 देश। तो ये सेकेंड फेज भी क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? ओके। थर्ड फेज शुरू होता है 1990s, यानी कि ये 1990 का जो एरा है ये शुरू होता है तीसरा फेज। और इसमें क्या होता है? तो यहाँ पे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का दौर चलता है। हाँ, आजकल मोबाइल में ही दुनिया हो गई डिजिटल। आजकल अपने फीलिंग्स को लोग शेयर करने के लिए खाना भले रखें, लेकिन अगर दुख हो गया, आई एम हैंग्री, फीलिंग अलोन, आई एम हैंग्री, हाँ हंग्री, अच्छा अब का हंग्री थोड़ी पूछ। तो आजकल स्टेटस लगता है फीलिंग सैड। अच्छा, चोट लगे तो स्टेटस लगा। हल तो ये हो गया कि मैंने स्टेटस भी देख के लगाया जाता है कि पानी पीना है, देखिए प्यास लगा, स्टेटस लगाना होगा। अरे स्टेटस लगाएगा पानी पी, फीलिंग पानी पी, आई एम पानी पी। अच्छा, स्टेटस भी और स्टोरी में लगाना होता है। तो आजकल नया ट्रेंड चला है, फलानमा को दिखाना है तो खाली फलानवे को लगाएंगे, फलानमा को हाइड करेंगे। मतलब अरे भाई, स्टोरी देखने लगाने से दर्द कम होता है का?
खुशी मिलता है तो समझ में आता है, आजकल दर्द के लिए स्टेटस पर स्टोरी लगता है। लाइक करता है तो गुस्से में लगता है। हाँ, क्या हुआ? बोल रही कि सब लाइक करते हैं। हाँ, ये और बड़ा बात है कि स्टोरी लगा है सैड वाला, दर्द वाला, ठीक है, करेगा। और ओकरो पर लाइक मार रहा है सब, मुझे दर्दो पसंद है। तो इसी को बोलते हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ब्याह में जाएगा या मंदिर में पूजा करने जाएगा, तो ब्याह में कहाँ का जरूरत है, नीड है, उसका जरूरत नहीं है। पूजा में ध्यान पंडित जी पे भगवान पे नहीं है, वहाँ है कि रील्सो बनाओ रे पहले, फोटोया खींच रे पहले। शादी हो चाहे नहीं। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ा तो इंटरेस्टिंग बताए ना, क्या स्टोरी और स्टेटस यो हाइड करके लगेगा। 6:18 में मैसेज करके पूछा जाएगा सर क्लास है, और सर 6:20 में मैसेज किया कि हाँ है जी, लेकिन उस दिन होगा रात के 12 बजे, क्या है कि क्लास है कि लिखा हुआ है, अगर होता कि नहीं है तो लिखा था थैंक यू सर। खैर, तो इसी दौर में WTO का फाउंडेशन होता है 1 जनवरी 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इसके बहुत सारे आयाम हैं, तीनों फेज आपको समझ में आ गया, 3 ही फेज है, यानी कि सिद्धांत भी 3 है, फेज भी 3 है। अब आते हैं, कल मैंने बताया था कि वैश्वीकरण बहुत सारे आयामों को लेकर बना है और ये किसी एक आयाम पर केंद्रित नहीं है, तो कुछ आयामों को हम लोग कर लेते हैं। पहला आयाम है आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आर्थिक वैश्वीकरण, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड। तो इसमें क्या हुआ, तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इंकरेज कर गया। हिंदी में इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इंकरेज कर गया, और इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो गया। दूसरा है कि वैश्विक व्यापार में का जो है चैन बना, यानी कि एक दूसरे से कनेक्शन, संपर्क स्थापित हुआ, तो ग्लोबल सप्लाई चेन बना, ठीक है। और तीसरा है वित्तीय बाजारों का एकीकरण हो गया। तो आर्थिक वैश्वीकरण में ये 3 चीजें मुख्य रूप से हुई, और इसका एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि IMF बना, कब बना, जुलाई 1944, हालांकि लागू ये होता है 27 दिसंबर 1945 से, इसकी स्वीकृति 44 में हो गई थी यहाँ पे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन समिट से, लेकिन लागू होता है 1945 दिसंबर में। विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, भारत में भी बॉम्बे प्लान हुआ था 1944 में। उसके बाद WTO 1 जनवरी 1995 में। अब इंडिया में इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इंडिया में भी निर्यात और आयात में वृद्धि हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ। सेवा क्षेत्र में जैसे IT हो गया, BPO हो गया, इसमें भी वृद्धि हुई। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है, और BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आजकल सब कुछ आउटसोर्सिंग पर है, जिंदगी भी आउटसोर्सिंग पे हो गया है, ठीक है। आजकल बाल बच्चे अपने माँ बाप के नहीं है, तो किसी और का आउटसोर्सिंग पे चल रहा है। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन, नकारात्मक प्रभावों को बता दी। उसके बाद क्या है, FDI है, ये आउटसोर्सिंग का बात हो रहा है। जैसे कि स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगाना है, तो किसी को हाइप कर दे, या किसी को दिखाना है उसी को दिखाना, तो ये सब आउटसोर्सिंग है। मतलब कोई भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आउटसोर्सिंग का मीनिंग आप समझ लीजिए कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं, आज है कल नहीं होगा। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कहाँ हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे नर्स मिलेंगे जिनको नर्स का एन पता नहीं, कारण आउटसोर्सिंग। बट नर्स है, किसी कंपनी को टेंडर मिल गया, वो किसी को उठा कर रख दिया, भाई नर्स हो गए, सुई देने आ रहा है, नहीं सुई देंगे, देना होगा, फेफड़ा में तो किडनी में घुसे होते हैं, उसको देने आया बोले सर। सुई कैसे, देखो सुई कैसे दिया जाता है, ऐसे निकाल के ऐसे दिया जाता है, लेकिन आजकल के नर्स लोग ऐसे मारता 50। ऐसा तो गाय को ना मारा जाता है, गाय लाश को। देखिए फोन भी बज रहा है किसी का, बाप रे, अंग्रेजी में लिखा है स्वीट टू, श्वेता है तो
तो अब आते हैं एफडीआई। तो इसमें होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। विदेशी निवेश, विदेशी खर्चा से निवेश बढ़ा है। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है किसमें आएगा? वैश्वीकरण का, आर्थिक ग्लोबलाइजेशन में आएगा, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक वैश्वीकरण भी हुआ, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है। और इसमें क्या है कि गवर्नेंस भी ग्लोबल हो गया है, सरकार भी हो वैश्विक हो गया है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो छोटे देश हैं उनकी तो संप्रभुता पर भी खतरा है, ठीक है। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल लॉ। अभी तक क्या होता था कि हर देश का अपना संविधान होता था, अब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो संविधान, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पढ़े होंगे तो अब अंतरराष्ट्रीय लॉ कानून भी चलता है। उसके बाद क्या है? ह्यूमन राइट्स ग्लोबलाइजेशन, मानवाधिकार का भी वैश्वीकरण हो गया। इसीलिए हमको कोई प्रताड़ित मत कीजिएगा, विश्व स्तर पर मामला गूंजेगा हम तुरंत यूट्यूब पे डाल देंगे। तो ये क्या है? ह्यूमन राइट्स ग्लोबलाइजेशन। यहाँ बच्चा लोग मेरे साथ भी कर देता है, हमको प्रताड़ित कर देता है। गलती हो गया ना, वो अब से नहीं होगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 30 अक्टूबर को भारत में ज्वाइन कर लिया था। संस्थापक देश 51 वो थे, 50 बोला थे। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना। WHO, स्वास्थ्य के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि इसमें समस्या भी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रश्न है। सब कुछ जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिसाइड होगा तो देश क्या करेगा? इगो बढ़िया भाइयों बहनों। ब्रिटेन से अब आते हैं सोशियो कल्चर ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक संस्कृति का भी वैश्वीकरण हो गया है। इसका सकारात्मक पहले आता है, क्या कि नकारात्मक बोलेंगे तो आप लोग का मुंह टेढ़ हो जाएगा। सकारात्मक क्या है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा और इससे वैश्विक चेतना का भी विकास हुआ, विश्व स्तर पर चेतनाएं जगी। ये अच्छी बात। लेकिन सच क्या है जिसको हम लोग निगेटिव वे में समझेंगे? तो पहला है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का शिकार हो गए। आप इंडियन हो, आप पलामू के हो, आप झारखंडी हो, लेकिन आपको अपना कल्चर पसंद नहीं है। अगर आपको सफेद साड़ी लाल पाड़ वाला दे दिया जाएगा तो ये क्या है? नहीं पहनिएगा। वो भी छोटा साड़ी होता है, घुटना से नीचे थोड़ा सा। नहीं, छोटा नहीं होता है, वो तो डांस टाइम छोटा धान वानती लेके आता है। झारखंड का ट्रेडिशनल कपड़ा है व्हाइट साड़ी और लाल पाड़, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा तो पहनिएगा? अच्छा लगता तो कल से आप वही पहन के आइए। आप दे दीजिए, कर दीजिए, आप दिलवा दीजिए, मैं पहन के। आप सोच लीजिए हम ड्रेस कोड बना देंगे। आप दिलवा दीजिए, आप पहन के आ जाए। पहने से आज जाएगा। हम लोग लाइव बोल रहे हैं, आप दिलवा दीजिए, मैं पहन के आएंगे। याद रखिएगा। तो आपको भी छोटी कुर्ता पहन के आना होगा, आपको भी ये सब फॉर्मल में नहीं आना। नहीं, हमको तो हम अपने बारे में नहीं बोल रहे। नहीं ठीक है, हम लोग आप हम लोग का दीजिए, वी आर रेडी। अरे हम आज खरीद दे रहे हैं भाई। वी आर रेडी। ठीक। तो कहना क्या है? हाँ, तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो गया। वी आर रेडी। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में क्या है कि स्थानीय जो संस्कृति है इस पर वैश्विक प्रभाव पड़ा और यहाँ पे खास करके वेस्टर्न परंपरा हावी है, पश्चिमी परंपरा हावी। आज क्या है कि आप लोग जितना बोल पा रहे हैं, ठीक है, ये पाश्चात्य सभ्यता का बड़ा प्रमाण है। हम लोग के जमाने में, हम लोग के जनरेशन में, जिसमें भारतीय सभ्यता के लोग मानते थे, टीचर को तो छोड़ दो, अपने बड़े भाई, पिताजी और चाचा जी इसके सामने भी जोर से बोलने का हिम्मत नहीं होता था। नॉट ए गर्ल, नॉट ए गर्ल, और चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, बैठते भी नहीं थे, खांसते तक नहीं थे।
हाँ मेरी नानी बताते घास पे तो खांसी तो रूम पे चले जाते थे। हाँ, तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। आपको लगता है कि बड़ों के सामने अगर ऐसे करके बात करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, नहीं, आप अपनी संस्कृति, सभ्यता और कल्चर को छोड़। और है तो ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट। उसके बाद आते हैं टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन, तकनीकी वैश्वीकरण। अभी कक्षाएं खत्म भी नहीं हुई, अब लोग पाश्चात्य सभ्यता से इतने प्रभावित हैं कि मोबाइल में बार बार टाइम देख रहे हैं। अब टाइम देखेगा तो यार क्लासों में समझ में थोड़ी आएगा। तो तकनीकी वैश्वीकरण का दौर आ गया है, और इसमें क्या होता है कि शिक्षक भी घड़ी देख के पढ़ाते हैं, और बच्चे तो दिन भर घड़ी पे ही नजर रहता है कि किसी तरह ये संकल्प हटे, पूरा मोबाइल पे से करेगा। क्या हो गया, क्या बज गया जी, 9:29 हो गया, कैसे 9:40 हो जाता है कि हमको कंप्यूटर का बहाना करके निकलने का मौका मिला। तो टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन किसी को बोलते हैं, टेक्निकल तकनीकी वैश्वीकरण। इसमें क्या हुआ कि इंटरनेट आए, घर में आटा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन नेट जरूर 2.5 GB डाटा जरूर चाहिए। आजकल तो 5G हो गया। तो मेरा नहीं, हम बहुत पुराने जमाने के आदमी हैं, हम भी और हम सीधे साधे गरीब ब्राह्मण हैं। हमको अभी तक मेरा मोबाइल पे छोड़ मेरे घर में 5G का प्रयोग नहीं होता। आपकी वाइफ के पास है, झूठ नहीं, आपका फोन 5G है, लेकिन उसमें रिचार्ज 5G का नहीं कर रहा है। अरे देखो, वो तो हम लोग दानी, भारत के लोग हमेशा दानी कम्युनिटी के लोग होते हैं। दोनों बस अभी बोले अभी हम गरीब ब्राह्मण तो क्यों करवा रहे थे 250? देखो, भारत की सभ्यता है कि गरीब भी गरीबों को दान देते थे। तो हम लोग देखो 4G मोबाइल रखे हैं, 5G का रिचार्ज करवाए हैं, तो इसमें रिचार्ज नहीं है। सही है। तो इंटरनेट ये क्या है, टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इसको कुछ भी कर सकते हो, जेमिनाइज है या फिर चैट GPT है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं फीचर में आपके पास। सीखो यार। हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो सक्सेस राइडर पे सब सब्सक्राइब करें और सीखो, पढ़ो, समझे। डिजिटल पेमेंट्स, फोन पे, गूगल। मेरे बर्थडे में मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। क्या ई गवर्नेंस, आजकल घर बैठे आपका कास्ट सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सरकार के सभी क्रियाकलाप उसमें आ जा रहे हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल तौर पे जो टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ये क्लियर है। भारत में की जाए तो भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पे UPI ऐप प्रचलन में है, यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू किया गया है। तो ये टेक्निकली जो है वो दुनिया ग्लोबलाइज हो रहा है वैश्विक तौर पे, तकनीकी वैश्वीकरण का चलन है। एक और आता है पर्यावरणीय वैश्वीकरण। आज के लिए आखिरी बिंदु होगा, कल हम फिर अगले टॉपिक साथ आएंगे। तो पर्यावरणीय वैश्वीकरण में क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है, जो सबसे बड़ा इशू। आप देखिए कि नवंबर तक बारिश होता है और जून तक ठंडा लगता है, और जनवरी में गर्मी लगता है। तो यह पता नहीं चलता है कि किस महीने में गर्मी लगेगा। कल रात की बात कर रहे, कल इतनी गर्मी थी कि बहुत सारे हमारे बच्चों ने तो पंखा चला दिया। खैर, ये सब क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है कि बॉडी भी चेंज होने के लिए सपना देख रहा है कि हम अपने आप को कैसे उसमें एडजस्ट करें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि कल ठंडा हो कल गर्मी होगा। सही बात सर, कुछ ज्यादा कहीं गए तो बहुत गर्मी लगने लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जैव विविधता का संकट आ जाता है, समस्या है। और इसके लिए वैश्विक स्तर पे पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टॉकहोम सम्मेलन हो, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीजें हैं। और उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो UNFCCC के द्वारा किया गया था 2015 में, और SDGs 2030 का एजेंडा लेकर चल रहा है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था 2015 में, ये भी किया गया था। और इसमें 17 सतत विकास की प्रक्रियाएं
और 169 अन्य लक्ष्यों के बारे में भी बताया और उसका एजेंडा तय किया। मिलते हैं वैश्वीकरण के अगले दौर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।